नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की उस नींव की जो हर नागरिक को सम्मान और आजादी की गारंटी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि हमारा संविधान हमें अपने नागरिकों को आखिर ऐसे कौन से अधिकार देता है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये सिर्फ कुछ लिखे हुए कानून नहीं है। ये वो बुनियादी हक हैं जो किसी भी इंसान के कह सकते हैं कि मॉरल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। मतलब इनके बिना किसी का भी पूरी तरह से विकास होना मुमकिन नहीं है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इन अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। ये वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अधिकार हैं कौन कौन से। आपको शायद पता हो कि शुरू में ये 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे पास 6 मेन कैटेगरीज हैं इन मौलिक अधिकारों की। जी हाँ, पूरे 6। और ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत, आप कह सकते हैं, इन्हीं 6 पिलर्स पर खड़ी है। यही वो अधिकार हैं जो तय करते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारी आजादी और हमारा सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ये हैं वो 6 स्तंभ: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में लेकिन शायद सबसे जरूरी, इन सभी अधिकारों को बचाने वाला संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 2 सबसे बुनियादी अधिकारों से। ये है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों मिलकर ही किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आजादी की नींव तैयार करते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हां, सरकारी नौकरियों में भी सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। यह एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 17 जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है, यह सिर्फ उसे खत्म ही नहीं करता बल्कि इसे एक दंडनीय अपराध भी बनाता है। सोचिए, यह भारतीय समाज के लिए कितना बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। अच्छा, अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 तरह की आजादियां मिलती हैं, जैसे अपनी बात रखने की आजादी, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आजादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने, कहीं भी बसने और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 21 हमें जीवन का अधिकार देता है और 21A शिक्षा का, जो कि पर्सनल फ्रीडम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अधिकारों के अगले सेट पर चलते हैं। ये वो अधिकार हैं जो समाज के कमजोर तबकों, लोगों की निजी आस्था और हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। और आखिर में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। ये तीनों मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाते हैं। अब हम बात करेंगे उस अधिकार की जिसे इन सभी अधिकारों का, आप कह सकते हैं, गार्डियन या रक्षक कहा जाता है। ये वो आर्टिकल है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते, और इसीलिए इसे संविधान का दिल और आत्मा तक कहा गया है। और ये अधिकार है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सिर्फ एक राइट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सोचिए, अगर ये अधिकार ना होता तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाते। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 बहुत ही पावरफुल कानूनी टूल्स हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाने के लिए होता है, या परमादेश, जो किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश देता है। ये रिट्स दिखाते हैं कि हमारी न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों को लेकर कितनी मजबूत है। लेकिन यहाँ एक पेच है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये मौलिक अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन पर कोई रोक टोक नहीं है। संविधान खुद कुछ खास हालात में इन पर कुछ सीमाएं लगाता है। जैसे कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इनमें बदलाव भी कर सकती है। और पब्लिक ऑर्डर या देश की सुरक्षा के लिए इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब एक सवाल और उठता है कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो क्या होगा? इसके लिए हमारे पास 2 सिद्धांत हैं। पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत,
ये कहता है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा गलत है तो सिर्फ उसी हिस्से को हटाया जाएगा, पूरे कानून को नहीं। और दूसरा है ग्रहण का सिद्धांत, जो कहता है कि ऐसा कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस मौलिक अधिकारों के सामने निष्क्रिय या डोरमेंट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन अधिकारों की कोई आलोचना नहीं होती, बिल्कुल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं है क्योंकि संसद इन्हें बदल सकती है। कुछ का मानना है कि इनमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार वगैरह शामिल नहीं है। और यह भी सच है कि इनकी भाषा कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इमरजेंसी के दौरान इनका सस्पेंड हो जाना तो हमेशा से ही एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद हमें इनका असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। इन अधिकारों का सबसे बड़ा काम है सरकार की तानाशाही को रोकना। ये सरकार की ताकत पर एक लगाम की तरह है ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जानकर कि हमारे पास ये सारे संरक्षण हैं, ये सारे अधिकार हैं। आज के भारत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अधिकारों का असल में क्या मतलब है? एक नागरिक के तौर पर ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।